तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बढ़िया और मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट जिसका नाम है फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एंड जो कि सॉइल फर्टिलिटी, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एंड जो ये क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए हम कुछ बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट दिया गया है कि चल और अचल पोषक तत्व क्या हैं, यानी कि मोबाइल एंड इमोबाइल जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या होते हैं दोस्तों। और ये बात करें अगर चल और अचल पोषक तत्व के बारे में, तो यह सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो यह जो पोषक तत्व हैं तो यह मृदा में पाए जाते हैं, यानी सॉइल में जो कि अवेलेबल होते हैं। एंड अगर बात करें कि चल पोषक तत्व क्या है दोस्तों, तो चल पोषक तत्व ये तत्व जो कि है अत्यधिक जल में विलय होते हैं, यानी कि ये ऐसे पोषक तत्व हैं दोस्तों जो कि सबसे अधिक जो कि है जल में विलय होते हैं, यानी कि जल में घुले होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार मृदा में गतिशील रहते हैं और ये इस प्रकार से जो कि मृदा में गतिशील रहते हैं तथा इनका मृत्तिका संकीर्ण पर अधिशोषण नहीं होता है दोस्तों। तथा जो इनका है मृत्तिका संकीर्ण पर अधिशोषण नहीं होता है। जैसे कि बात करें कि यहाँ पर दिया गया है इसके एग्जाम्पल्स, तो नाइट्रेट, सल्फेट और क्लोरीन और मैंगनीज जो कि है हमारे चल पोषक तत्व के उदाहरण हैं। अगर बात करें हमारे अचल पोषक तत्व की, तो अचल पोषक तत्व क्या है दोस्तों, ये भी हमारे मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं। अचल पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों जो कि अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा मृदा में शीघ्रता से स्थिर होकर के अचल रहते हैं दोस्तों। अगर बात करें इनके उदाहरण की, तो इनके उदाहरण दिया गया है कि H2PO4, HPO4 एंड जिंक आयन। एंड यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि उर्वर अनुपात क्या है दोस्तों, यानी फर्टिलाइजर रेशियो है। तो आखिर में क्या होता है दोस्तों, तो उर्वरक अनुपात यानी कि उर्वरक में विद्यमान जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्राओं, जैसे किसी उर्वरक में यदि जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रतिशत मात्राएं क्रमशः 10:20:10 है, तो इसमें जो उर्वरकों का अनुपात होगा तो 1:2:1 होगा दोस्तों। तो यही हमारा उर्वरक अनुपात होता है दोस्तों। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जिसमें दिया गया है कि मिश्रित उर्वरक क्या है दोस्तों। तो मिश्रित उर्वरक कैसे हैं या किसे कहते हैं दोस्तों, तो मिश्रित उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं दोस्तों जो 2 या 2 से अधिक उर्वरकों के मिश्रण से बनते हैं दोस्तों। यानी कि मिश्रित उर्वरक जो होते हैं तो यह 2 या 2 से अधिक उर्वरकों का एक मिश्रण होता है। तो यही है जो कि हमारे मिश्रित उर्वरक कहलाते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक उर्वरकों के मिश्रण को जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को प्रदान करते हैं मिश्रित उर्वरक कहलाते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को जो कि है मिश्रित उर्वरक भी आप लोगों को समझ आया होगा कि मिश्रित उर्वरक क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ण और अपूर्ण उर्वरक क्या है दोस्तों, पूर्ण व अपूर्ण उर्वरक। अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण और अपूर्ण उर्वरक क्या होते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है पूर्ण उर्वरक। तो पूर्ण उर्वरक क्या होते हैं दोस्तों, तो ये ऐसे उर्वरक होते हैं जो तीनों प्रमुख तत्वों, यानी कि प्रमुख तत्व कौन कौन से हमारे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से युक्त मिश्रित उर्वरक जो कि पूर्ण उर्वरक कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसे समझिए कि ऐसे उर्वरक जो कि जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है ये तीनों जो कि पूर्ण अवस्था में होते हैं, तो वही हमारे जो कि है पूर्ण उर्वरक कहलाते हैं। अगर इनमें से किसी एक की भी जो कि है कमी आ जाती है तो हमारा पूर्ण उर्वरक नहीं रहता है दोस्तों। तो यही हमारे जो कि है पूर्ण उर्वरक कहलाते हैं दोस्तों। अगर बात करें अपूर्ण उर्वरक की, तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि ऐसे उर्वरक जिसमें केवल 2 प्रमुख तत्व विद्यमान हों उसे अपूर्ण उर्वरक कहते हैं दोस्तों। एंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि पौधों द्वारा पोषक तत्वों के प्राप्त रूप लिखिए, यानी यह हमारा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है
कि पौधों के द्वारा पोषक तत्वों के प्राप्त रूप, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि जो पोषक तत्व होते हैं तो वह पौधों को कैसे प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम लोगों को लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो दिया गया है हमारा नाइट्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन है वह पौधों को कैसे किस रूप में प्राप्त होता है। तो पौधे हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं दोस्तों। जो नाइट्रोजन होता है तो वह जो पौधों को किस रूप में ग्रहण करते हैं दोस्तों, तो नाइट्रोजन जो कि पौधे को नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फास्फोरस। तो फास्फोरस जो कि है पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो कि है फास्फोरस को यानी कि H2PO4 और HPO4 में जो कि है ग्रहण करते हैं दोस्तों। एंड इसके बाद देखते हैं कि पोटेशियम दिया गया है। तो पोटेशियम जो कि पौधे को किस रूप में जो कि है अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम जो कि है पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। एंड इसके बाद दिया गया है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारा कैल्शियम आयन के रूप में, मैग्नीशियम दिया गया तो ये हमारे मैग्नीशियम आयन के रूप में जो कि ये ग्रहण करते हैं पौधे। अगर बात करें सल्फ़र की, तो सल्फ़र जो कि है सल्फेट के रूप में जो कि ग्रहण किए जाते हैं। एंड इसके बाद हमारा जो दिया गया है आयरन यानी Fe। तो यह जो आयरन है पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो आयरन को मेनली दो प्रकार से जो पौधे हैं ग्रहण करते हैं, एक तो फेरस के रूप में और फेरिक के रूप में। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जिंक यानी जो जस्ता है, जस्ते को जो पौधे हैं किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो जिंक को जो पौधे हैं जिंक आयन के रूप में जो कि है ग्रहण करते हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉपर दिया गया है। तो जो पौधे हैं कॉपर को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे को जो कि है क्यूप्रिक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं कॉपर को। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं बोरान को। तो बोरान जो कि है बोरेट आयन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं दोस्तों। एंड इसके बाद देख सकते हो आप लोग कि मोलिब्डेनम, उसी प्रकार मोलिब्डेट आयन के रूप में, क्लोरीन क्लोराइड आयन के रूप में, उसी प्रकार आप लोग देख सकते हो कि जो निकेल है तो निकेल आयन के रूप में जो कि है पौधों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं इन सभी पोषक तत्वों को। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पर जो मृदा में उपस्थित संपूर्ण कार्बन व संपूर्ण नाइट्रोजन का मात्रात्मक अनुपात ही हमारा कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। यानी ऐसे समझिए कि दोस्तों जो मृदा में जो कि उपस्थित संपूर्ण कार्बन है, यानी सब जो मृदा में कार्बन उपस्थित होगा और जो नाइट्रोजन उपस्थित होगा तो उसका जो मात्रात्मक अनुपात है वही है हमारा कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि खेती योग्य मृदाओं में सामान्यतः कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात 8:1 से लेकर के 15:1 तक पाया जाता है दोस्तों। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कोटेड उर्वरक क्या है दोस्तों। तो कोटेड उर्वरक क्या होते हैं दोस्तों। तो कोटेड उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं दोस्तों जिनमें पोषक तत्वों को एक कोटिंग के साथ लेपित किया जाता है, कोटिंग के साथ लेपित किया जाता है जो उन्हें धीरे धीरे रिलीज करने में मदद करता है। यानी कि ऐसे समझिए दोस्तों कि जो नीम कोटेड यूरिया रहते हैं दोस्तों, तो उनके जो तेल पर उनके जो यूरिया है उस पर एक जो कोटिंग कर दी जाती है बाहर से, तो वो वही हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, कोटेड कहलाती है, वही हमारी कोटेड कहलाती है। जिससे जो इसका लाभ क्या है दोस्तों कि जो कोटिंग कर दी जाती है हमारे नीम के तेल की यूरिया पर, तो इससे जो हमारा लाभ होता है एक तो कि धीरे धीरे से जो पोषक तत्व हैं वह रिलीज होंगे। अगर हमने इन पोषक तत्वों को जो कि ये खेतों में डाला है तो जो पोषक तत्व हैं धीरे धीरे से रिलीज होंगे। तो यही इसमें जो कह रहा है कि कोटेड उर्वरक क्या हैं, तो वही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यह कोटिंग उर्वरक के पोषक तत्वों को जल्दी से जल्दी रिलीज होने से रोकता है, जिससे पौधों को अधिक समय तक पोषक तत्व मिलते हैं। और ये पोषक तत्व हैं जो कि काफ़ी, इनका जो पोषक तत्व है इनका लॉन्ग टर्म प्रभाव रहता है दोस्तों किसके ऊपर, तो पौधों के ऊपर। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोटेड उर्वरक के लाभ, तो यह धीरे धीरे से रिलीज होते हैं। यानी कि जब हम लोग जो कि है
उर्वरक के ऊपर जो कि कोटिंग कर दी जाती है, तो यह जो कि है इससे क्या होता है कि धीरे धीरे रिलीज होते हैं पोषक तत्व हमारे, तो पोषक तत्वों की बचत होती है दोस्तों और पर्यावरण के जो अनुकूल होते हैं। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कोटेड उर्वरक के उदाहरण। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण दिए हैं आप लोगों को कोटेड उर्वरक के। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सल्फर कोटेड यूरिया क्या है। तो सल्फर कोटेड यूरिया जो कि यह एक प्रकार का कोटेड उर्वरक है जिसमें यूरिया को सल्फर के साथ लेपित किया जाता है। और इससे लाभ क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग जो उर्वरक है उसके ऊपर सल्फर के साथ हम लोग कोटिंग कर देते हैं, और जिससे जो यूरिया है या फिर जो उर्वरक है उसके ऊपर जो कोटिंग कर दी जाती है, तो उसमें जो उर्वरक रहते हैं उसका जो यानी कि रिलीज जो पोषक तत्व होते हैं, तो वह आसानी में यानी धीरे धीरे से जो रिलीज होते हैं पोषक तत्व, जिससे कि इनका जो प्रभाव है वह काफ़ी समय तक रहता है दोस्तों, और हमारे उर्वरक की भी बचत होती है। एंड इसके बाद हमारा जो सेकंड उदाहरण है तो उसमें दिया गया है नीम कोटेड यूरिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसमें नीम के तेल का उपयोग करके हम लोग यूरिया की कोटिंग करते हैं दोस्तों। इसमें जो कि है नीम कोटेड यूरिया में नीम के तेल का जो कि है उस पर कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कि जो उर्वरक है वह धीरे धीरे रिलीज होते हैं। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि पोषक तत्व में छिपी हुई भूख एवं पर्याप्त स्तर क्या है दोस्तों। तो पोषक तत्व में छिपी हुई भूख एवं पर्याप्त स्तर क्या होती है दोस्तों। तो कभी कभी पौधों में तत्वों का अभाव होते हुए भी यानी कि पौधों में तत्वों का अभाव होते हुए भी लक्षण दृश्य नहीं होते हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों की पौधों में जो तत्व है वह अभाव यानी कि मौजूद नहीं होते हैं, फिर भी जो लक्षण हैं वह दृश्य नहीं होते हैं। इसी प्रकार जो कि ये पोषक तत्व के अभाव को केवल पादप परीक्षण से ही ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। तो यही हमारा है पोषक तत्व में छिपी हुई भूख एवं पर्याप्त स्तर। एंड इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि उर्वरक श्रेणी दी है, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर उर्वरक श्रेणी क्या है। तो उर्वरक श्रेणी इसका तात्पर्य है कि उर्वरकों में निहित पादप पोषक तत्वों जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रतिशत मात्राओं से होता है दोस्तों। उदाहरण में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 12 और 32 और 16 के जो प्रतिशत मात्रा यही है हमारी उर्वरक श्रेणी। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उर्वरक से अभिप्राय है कि इसमें नाइट्रोजन कितनी 12% और फास्फोरस 32% और तथा पोटेशियम 16% है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि नाइट्रोजन इससे हम लोग जान सकते हैं किसके माध्यम से कि तो उर्वरक ग्रेड से, उर्वरक श्रेणी से। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर N कितना है, नाइट्रोजन हमारा कितना है 12% और फास्फोरस कितना है 32% और जो कि है पोटेशियम कितना है तो 16%। तो इससे हम लोगों को यह आसानी से पता लग जाता है उर्वरक श्रेणी के माध्यम से। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नाइट्रीकरण क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है दोस्तों। तो यूरिया के जल अपघटन से जब यूरिया को जल अपघटित कर दिया जाता है तो उससे हमको प्राप्त क्या होता है दोस्तों, तो अमोनियम का जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा ऑक्सीकरण होता है। और यह जो क्रिया 2 पदों में होती है, एक तो नाइट्रीकरण का यही क्रिया जो कि है नाइट्रीकरण कहलाती है दोस्तों। तो इसमें पहली क्रिया इसमें अमोनियम है और ऑक्सीजन है जो कि किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में करवाई जाती है दोस्तों। तो हम लोगों को यहाँ पर नाइट्राइट और जो कि है जल मिलता है और जो है हाइड्रोजन भी मिलता है। एंड इसके बाद सेकंड चरण में जो कि है आप लोग देख सकते हो कि नाइट्राइट को और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किसकी, नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में तो हम लोगों को नाइट्रेट है जो कि आसानी से हम लोगों को उपलब्ध हो जाता है दोस्तों। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जटिल उर्वरक क्या है। तो दोस्तों जटिल उर्वरक क्या है, तो ऐसे उर्वरक जिसमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व होते हैं। तो ये उर्वरक जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और उनकी वृद्धि और विकास में भी मदद करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि DAP और MOP ये हमारे कैसे जटिल उर्वरक के उदाहरण हैं दोस्तों।
एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि अनुकूलक एवं पूरक पदार्थ क्या हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो अनुकूलक एवं पूरक पदार्थ है, तो सबसे पहले हम दो लोग देखते हैं अनुकूलक क्या है, अनुकूलक पदार्थ क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यह एक ऐसा पदार्थ है कि जो मिट्टी की संरचना में सुधार करने और उसकी जल धारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मिट्टी को अधिक उपजाऊ और पौधों के लिए अनुकूल बनाता है। तो अनुकूलक ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों कि जो मिट्टी की संरचना में सुधार करके और उसकी जो जल धारण क्षमता होती है उसमें वृद्धि करके उसमें वृद्धि करने के लिए इसका यूज करते हैं दोस्तों। यह मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाता है और पौधों के लिए अनुकूल भी बनाता है। जैसे कि उदाहरण में अगर आप लोगों को आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर दिया गया जिप्सम, लाइम यानी चूना और डोलोमाइट और कैल्शियम कार्बोनेट। एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि फिलर्स यानी पूरक। तो पूरक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और पौधों की वृद्धि में मदद करने के लिए इनका यूज किया जाता है। यह मिट्टी को अधिक उपजाऊ और पौधों के लिए अनुकूल बनाता है दोस्तों। एंड अगर बात करें इसके उदाहरण की, तो इसके उदाहरण हैं वर्मीक्यूलाइट, परलाइट और सिलीगा। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर दिया गया है न्यूट्रलाइजर्स क्या हैं। न्यूट्रलाइजर्स क्या हैं दोस्तों? तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षार के प्रभाव को कम या फिर समाप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं दोस्तों। यानी कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल और क्षार के प्रभाव को कम या फिर समाप्त कर देते हैं दोस्तों। तो ये पदार्थ अम्ल या क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके एक और नमक और पानी बनाते हैं दोस्तों, जिससे अम्ल और क्षार का प्रभाव कम हो जाता है। तो यानी कि दोस्तों इनका यूज क्या है, तो ये अम्ल और क्षार के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं दोस्तों, न्यूट्रलाइजर्स। एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि नैनो उर्वरक क्या हैं। तो नैनो उर्वरक एक प्रकार का उर्वरक है जिसमें नैनो तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ये उर्वरक पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और उनकी वृद्धि और विकास में भी मदद करते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है हमने, जैसे कि नैनो यूरिया, नैनो जिंक और नैनो फास्फेट। जो कि है नैनो यूरिया को इसे क्रिप्को के द्वारा विकसित किया गया है। जो नैनो यूरिया है दोस्तों, तो यह किसके लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, यानी तरल अवस्था में जो कि रहता है। अगर बात करें कि इफ़को की जो है इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो इस इफ़को की जो स्थापना है 1967 में ईस्वी में हुई थी। अगर बात करें दोस्तों कि इफ़को का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो इफ़को का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स जो कोऑपरेटेड लिमिटेड होता है। एंड अगर बात करें जो कि हेड क्वार्टर कहाँ है इसका है, तो इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। किसका दोस्तों? क्रिप्को का, इफ़को का जो है हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र बताने हम लोगों को, तो इसमें यूरिया का रासायनिक सूत्र दिया गया है और डीएपी का। तो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो CONH2 का होल ट्वाइस, यानी ये यूरिया का जो फॉर्मूला है CONH2 का होल ट्वाइस। और बात करें डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है तो NH4 का होल ट्वाइस और HPO4, जिसे हम लोग डाई अमोनियम फास्फेट भी कहते हैं दोस्तों। अगर बात करें एमाइड उर्वरक क्या है, तो एमाइड उर्वरक यहाँ पर दिया गया है कि एमाइड उर्वरक क्या है। तो एमाइड उर्वरक एक प्रकार का ऐसा उर्वरक है दोस्तों जो नाइट्रोजन का एक स्रोत होता है और ये उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, जैसे कि जो उनकी वृद्धि और विकास के लिए ये आवश्यक होते हैं। ये एमाइड उर्वरक है जो कि नाइट्रोजन उर्वरक का एक प्रकार है दोस्तों। अगर बात करें एमाइड उर्वरक का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर दिया गया है यूरिया का मैंने आप लोगों का अभी जो कि है रासायनिक सूत्र क्या है आप लोगों को इसमें कमेंट में बताना है। एंड इसके बाद आप लोगों को जो है कैल्शियम साइनामाइड दिया गया है यहाँ पे CaCN2। एंड इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जो कि है
नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिए कि नेक्स्ट पार्ट, तो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी मिल जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।